शिल्प और डिजाइन की मूल बातों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीजन को आपके लिए लेकर आया है omme.com। वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहला सीजन वो तो क्राफ्ट के लिए डिजाइन के सिद्धांतों और स्रोतों पर था, मतलब एक बड़ी तस्वीर देखने जैसा। बिल्कुल। और अब सीजन 2 में हम जरा जूम इन कर रहे हैं। हर चर्चा में हमें खास टेक्सटाइल क्राफ्ट की गहराई में उतरेंगे, उसकी तकनीक, उसका इतिहास और कह सकते हैं उसकी आत्मा को समझेंगे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एप्लीके से। हाँ, एप्लीके, जो शायद दुनिया के सबसे बहुमुखी, सस्टेनेबल और सर्कुलर क्राफ्ट में से एक है। इसमें तो कोई शक ही नहीं। और इस कला को समझने के लिए आज हम एक परिवार की कहानी का सहारा लेंगे। तो यूं समझिए, करुणा जी नाम की एक बुजुर्ग महिला का 80वां जन्मदिन है। अच्छा। उनके 7 पोते पोतियां शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर उनकी पुरानी हवेली में आए हैं। एक ऐसी हवेली जिसकी हर दीवार पर मतलब यादें और इतिहास की परतें जमी हैं। और ये बच्चे जो अपनी तेज रफ्तार जिंदगी के आदी हैं, वो हवेली की धीमी चाल और हर पुरानी चीज को देखकर हैरान हैं। तो वो अपनी नानी से उनकी जिंदगी के राज और खजानों के बारे में पूछने लगते हैं। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। करुणा जी मुस्कुराती हैं और उन्हें एक बहुत बड़े पुराने चंदन की संदूक के पास ले जाती हैं। और जैसे ही वो भारी सा ढक्कन खोलती हैं, कपूर और गुजरे हुए वक्त की एक मीठी से महक पूरे कमरे में फैल जाती है। और उस संदूक से जो पहली चीज बाहर निकलती है, वो है एक बड़ा चमकीले रंगों वाला वॉल हैंगिंग। ये पिपली उड़ीसा का है, जिस पर चटक रंगों की मछलियां और फूल बने हैं। और बस वहीं से उस एक टुकड़े के साथ हमारे एप्लीके की यात्रा शुरू हो जाती है। वो एक टुकड़ा ही एप्लीके की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है हाँ ना? बिल्कुल, यही तो एप्लीके की मूल अवधारणा है। कपड़े के कटे हुए आकारों को एक बेस कपड़े पर सिलकर एक तस्वीर या डिजाइन बनाना। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक बार जल्दी से ये समझ लेते हैं कि एप्लीके और पैचवर्क में क्या फर्क है, क्योंकि लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पैचवर्क में आप कपड़े के टुकड़ों को एक दूसरे के बगल में सिलते हैं। जैसे कोई पजल या जिक्सॉ जोड़ रहे हो। बिल्कुल, सब कुछ एक ही सतह पर एक समतल पहेली की तरह होता है। लेकिन एप्लीके एप्लीके तो पूरा परतों का खेल है। सही कहा, एक कपड़े को दूसरे के ऊपर परत की तरह लगाया जाता है। इससे आप एक गहराई, एक डायमेंशन बनाते हैं जो पैचवर्क में मुमकिन नहीं है। और पिपली का वो टुकड़ा इसका बेहतरीन उदाहरण है। कहानी में पोते पोतियों में से एक है आयशा, जिसकी नजरें बहुत तेज हैं। हाँ, तो वो ध्यान से देखती है कि मछलियों के किनारे कितने साफ और करीने से सिले हुए हैं। और वो सफाई यूं ही नहीं है, उसके पीछे एक खास तकनीक है ना? जी हाँ, कारीगर उन आकारों के किनारों पर हेमिंग स्टिच या कभी-कभी बटन होल स्टिच का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टांके के 2 काम हो गए। हाँ, पहला तो ये कि ये कपड़े को उधड़ने से रोकता है, जो मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा और ज्यादा खूबसूरत काम ये है कि वो छोटे-छोटे टांके खुद डिजाइन का एक हिस्सा बन जाते हैं। एक आउटलाइन की तरह। बिल्कुल। और क्योंकि पिपली का काम जैसे त्योहारों की बड़ी-बड़ी छतरियां वो दूर से देखे जाने के लिए बनाया जाता था, तो कलाकार हमेशा चमकीले और कॉन्ट्रास्टिंग रंगों का इस्तेमाल करते थे ताकि डिजाइन उभर कर दिखे। मतलब जैसी जरूरत वैसा डिजाइन। अगर दूर से दिखना है तो रंग भी चटक होंगे, सीधी सी बात है। हाँ, तो कहानी में जो दूसरा पोता था, रोहन, वो थोड़ा बेसब्र किस्म का था। उसने जरूर सोचा होगा कि भाई इन किनारों को मोड़ने और सिलने में तो बहुत वक्त लगता होगा, क्या इसका कोई तेज तरीका नहीं है? उसने बिल्कुल सही सोचा और यहीं से हमारी पहली टेक्निक निकल कर आती है। उसे कहते हैं रॉ एज एप्लीके। रॉ मतलब कच्चा। रॉ एज, नाम से ही लग रहा है कि इसमें किनारों को मोड़ा नहीं जाता होगा। एकदम सही। आप बस कपड़े को मनचाहे आकार में काटते हैं और सीधे बेस फैब्रिक पर लगा देते हैं। किनारों को मोड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक मिनट, अगर सूती कपड़ा इस्तेमाल किया तब तो वो हर तरफ से उधड़ नहीं जाएगा। ये सुनने में थोड़ा मतलब अधूरा या अनफिनिश्ड सा नहीं लगता? शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन यही इसकी खूबी है। ये परफेक्शन पर नहीं, एक्सप्रेशन पर जोर देता है। और आपके सवाल का जवाब है मटेरियल का सही चुनाव। अच्छा। रॉ एज उन कपड़ों के लिए एकदम सही है जो उधड़ते नहीं है, जैसे फेल्ट, या फिर इसे कलात्मक कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जहां थोड़ा बहुत उधड़ना बनावट का हिस्सा माना जाता है। और इसे जोड़ते कैसे हैं? एक साधारण रनिंग स्टिच से या मशीन पर जिगजैग स्टिच से। ये बहुत तेज है, बोल्ड है और बहुत एक्सप्रेसिव है। तो अगर रॉ एज तेज और एक्सप्रेसिव है, तो दूसरी श्रेणी इसके बिल्कुल विपरीत होगी,
ज्यादा साफ सुथरी और नफासतरी। बिल्कुल, वो है फोल्डेड एज एप्लिके। ये उच्च गुणवत्ता और लंबे समय तक चलने वाले काम का मानक है। इसमें आप अपने आकार के कच्चे किनारों को सिलने से पहले बहुत सावधानी से अंदर की ओर मोड़ देते हैं, ताकि एकदम साफ लुक आए। हाँ, एकदम साफ फिनिश। और ये पक्का हो जाता है कि कुछ भी कभी उधड़ेगा नहीं। हमने इसे पिपली के काम में देखा, जहां बटन होल स्टिच दिखाई दे रहा था। लेकिन करुणा जी उन्हें इससे भी ज्यादा महीन काम का एक उदाहरण दिखाती हैं, अलीगढ़ का फूल पत्ती का काम। फूल पत्ती का काम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, छोटे और नाजुक फूलों और पत्तियों के डिजाइन के लिए जाना जाता है। अच्छा, तो अलीगढ़ के काम में भी किनारे मोड़े जाते हैं, फिर वो पिपली वाले काम से अलग कैसे हुआ? मुझे तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। फर्क है टांके में। पिपली में टांका डिजाइन का हिस्सा है, वो दिखता है, लेकिन फूल पत्ती के काम में टुकड़ों को एक छोटे, लगभग अदृश्य स्लिप स्टिच का उपयोग करके जोड़ा जाता है। अदृश्य? वाह, मतलब आप देख भी नहीं सकते कि ये कैसे जुड़ा है। बहुत मुश्किल से। और नतीजा ये होता है कि ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे फूल और पत्तियां कपड़े पे बस तैर रही हैं। उस टांके को उतनी सफाई से लगाने के लिए तो अविश्वसनीय कौशल और सालों के धैर्य की जरूरत होती होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये दो हो गए रॉ एज और फोल्डेड एज। अब तीसरा कौन सा है? कहानी में जो मिगुएल था, जिसे पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद है, उसका तो दिमाग ही घूम गया होगा अगला तरीका देखकर। बिल्कुल, क्योंकि तीसरा तरीका पिछले दोनों के तर्क को ही पलट देता है। इसे कहते हैं रिवर्स एप्लिके। रिवर्स? हाँ, ऊपर कपड़ा जोड़ने के बजाय आप नीचे क्या है उसे दिखाने के लिए ऊपर का कपड़ा काटते हैं। रिवर्स एप्लिके मतलब कपड़ा जोड़ने के बजाय काटना। ये तो दिमाग को उलझा देने वाली बात है। ये कैसे काम करता है? आप अपने रंगीन कपड़ों को अपने मुख्य बेस फैब्रिक के नीचे परत दर परत रखते हैं। फिर आप ऊपर की परत में सावधानी से एक आकार काटते हैं, किनारों को अंदर मोड़ते हैं और उन्हें सिल देते हैं, और इससे नीचे की परत का रंग दिखाई देता है। अरे वाह। और करुणा जी जो उदाहरण निकालती हैं वो पनामा का मोला क्राफ्ट है, जो इस तकनीक का मास्टर क्लास माना जाता है। हाँ, मोला क्राफ्ट में तो 3, 4 या 5 परतें भी हो सकती हैं। कलाकार इन अविश्वसनीय रूप से जटिल ज्यामितीय डिजाइन बनाने के लिए लगातार परतों को काटते जाते हैं। इसे घटाकर की जाने वाली सजावट कह सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द है। डेकोरेशन बाय सब्ट्रैक्शन, जोड़ने के बजाय घटाकर सजाना। और सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे दुनिया भर की संस्कृतियों ने इन 3 तरीकों को अपनाकर उन्हें पूरी तरह से अपना बना लिया है। तरुणा जी का संदूक तो सच में एक पूरी दुनिया को एक साथ सिलता है ना? सही कहा। वो उन्हें हर जगह से टुकड़े दिखाती हैं, जैसे क्लासिक अमेरिकी क्विल्टिंग के ज्यामितीय स्टार पैटर्न। हाँ, ड्रेसडन प्लेट या सनबोनेट सू जैसे नाम। और वो क्विल्ट सिर्फ बिस्तर पर बिछाने के लिए नहीं थे, वो समुदाय की कहानी बताते हैं। 19वीं सदी में क्विल्टिंग एक अकेला काम नहीं था, ये एक सामाजिक कार्यक्रम था, जिसे क्विल्टिंग बी कहते थे। अच्छा, क्विल्टिंग बी। जी हाँ, महिलाएं इकट्ठा होती थीं, अपनी कतरों, कहानियों और कौशल को एक दूसरे से साझा करती थीं। प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितना कि अंतिम उत्पाद। और फिर वो कुछ बिल्कुल अलग निकालती हैं। बेनिन, पश्चिम अफ्रीका के फोन एप्लिके से प्रेरित एक बैनर। ये तो अमेरिकी क्विल्ट का बिल्कुल उल्टा है। जमीन आसमान का फर्क है। ये घर के आराम के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक तौर पर इतिहास बताने के लिए है। मतलब? फोन एप्लिके में बोल्ड प्रतीकात्मक आकारों का उपयोग करके ऐसे बैनर बनाए जाते हैं जो राजाओं, लड़ाइयों और कहावतों की कहानियां सुनाते हैं। ये एक तरह का ग्राफिक नॉवेल है जो कपड़े पर बना है। तो एक तरफ अमेरिका में क्विल्टिंग बी की शांत घरेलूता है और दूसरी तरफ पश्चिम अफ्रीकी शाही दरबार का बोल्ड ग्राफिक इतिहास। और इसकी तुलना आप एशिया के नाजुक फूलों के काम से भी कर सकते हैं। 3 अलग दुनियाएं। लेकिन दिन के अंत में इन सब का मकसद एक ही है। बिल्कुल, मकसद है कपड़े बचाना, कहानियां सुनाना और बचे हुए बेकार टुकड़ों से कुछ सुंदर और सार्थक बनाना। और ये जो कहानियां बचाने और बेकार टुकड़ों में भी मूल्य देखने की बात है, यही omeboemi.com के काम का भी दिल है। हम टेक्सटाइल और क्राफ्ट के बारे में सीखने और सिखाने के लिए समर्पित हैं। और अगर आप भी इन कहानियों और क्राफ्ट की दुनिया में और गहराई से उतरना चाहते हैं, तो हम आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका नाम है देवी द क्यूरियस। जुड़ना बहुत आसान है। आप बस इस चर्चा के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इससे आपको हमारे नए पॉडकास्ट, ब्लॉग, वर्कशॉप और बाकी सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप आगे किस विषय पर चर्चा चाहते हैं। हम सच में उन्हें पढ़ते हैं। चलिए वापस करुणा जी के संदूक पर आते हैं। या को एक छोटी सी थैली मिलती है।
वो छोटी छोटी कतरनों से भरी होती है, कुछ तो एक सिक्के से भी छोटी हैं। और यहीं जीरो वेस्ट दर्शन का असली मतलब समझ आता है। एप्लीके शायद सबसे सस्टेनेबल क्राफ्ट्स में से एक है, क्योंकि इसमें सबसे छोटी कतरन का भी मूल्य होता है। सही कहा। पैचवर्क के लिए आपको फिर भी इस्तेमाल करने लायक चौकोर टुकड़े चाहिए होते हैं। लेकिन एप्लीके में कपड़े की एक पतली सी कतरन घास का तिनका बन सकती है, एक छोटा सा गोला किसी की आंख में चमक बन सकता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। और करुणा उन्हें अपने बनाए हुए एक बगीचे के दृश्य का फैब्रिक कोलाज दिखाती हैं, और उसके पीछे की कहानियां सुनकर बच्चे हैरान रह जाते हैं। ये सिर्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, उस कोलाज में एक सूरजमुखी का पीला रंग उनकी नानी की पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म से आया था। एक तितली के पंख के लिए नीला रंग उनके चाचा की एक फटी हुई शर्ट से था। इसे हम भावनात्मक सस्टेनेबिलिटी कह सकते हैं, इमोशनल सस्टेनेबिलिटी। भावनात्मक सस्टेनेबिलिटी। हाँ, ये सिर्फ कपड़े का पुनर्चक्रण नहीं है, ये यादों को सहेजना है। हर टुकड़ा एक कहानी है। वो चाचा की शर्ट सिर्फ एक नीला कपड़ा नहीं है, वो एक इंसान है, एक रिश्ता, एक याद है। एप्लिक उसे जिंदा रखता है। वाह, भावनात्मक सस्टेनेबिलिटी, ये शब्द तो दिल में उतर गया। आज की फास्ट फैशन की दुनिया में तो ये एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली बात है, जहां हम कपड़े पहनकर आसानी से फेंक देते हैं। बिल्कुल, ये क्राफ्ट कचरे को कला में बदल देता है। और यही भावनात्मक वजन उन चीजों में भी होता है जो विरासत में मिलती हैं। जैसे कहानी में नोरा और पॉल के लिए उनकी ऑस्ट्रेलियन कजिन द्वारा बनाए गए शादी के क्विल्ट का जिक्र है। उस क्विल्ट को बनाने में लगभग 1 साल लग गया था, 9 से 12 महीने। सोचकर ही लगता है कि उस क्विल्ट में कितनी भावनाएं और दुआएं सिली होंगी। ये वो चीज है जो आप किसी कारखाने में बनी चीज से कभी नहीं पा सकते। और वो डिजाइन भी बहुत जटिल था, 3 और 4 के गणितीय सिद्धांतों पर आधारित। अच्छा। उसमें मिली-जुली तकनीकों का भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया था। बड़ी बड़ी पत्तियों के लिए मशीन का इस्तेमाल किया ताकि काम जल्दी हो, लेकिन हर एक पीले नींबू के लिए उसने उसी टिकाऊ बटन होल स्टिच का उपयोग करके सावधानी से हाथ की सिलाई की। तो मतलब उसने डिजाइन के हर हिस्से के लिए सबसे सही तरीका चुना। बिल्कुल। लेकिन एप्लीके का काम हमेशा इतना बारीक या नफासत भरा तो नहीं होता होगा। कहानी में आयशा पूछती है कि क्या इसका उपयोग ज्यादा आजाद, ज्यादा रॉ कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है? जहां सफाई और परफेक्शन की इतनी चिंता ना हो, हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका एक बेहतरीन आधुनिक उदाहरण है लंदन का एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट, टॉकिंग ट्री जीरो वेस्ट पैचवर्क। सदस्यों ने सिर्फ रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग करके जैव विविधता पर चौकोर टुकड़े बनाए। तो उस प्रोजेक्ट के लिए एप्लीके ही क्यों चुना गया? क्योंकि एप्लीके ने उन्हें सबसे छोटे, सबसे अजीब आकार के कतरनों का उपयोग करने की सबसे ज्यादा आजादी दी। उन्होंने रॉ एज तकनीक को पूरी तरह से अपनाया, जिसे हमने शुरू में डिस्कस किया था। अच्छा, वही कच्ची किनारी वाली तकनीक। हाँ, सिलाई खुरदरी थी, किनारे बिना मुड़े हुए थे और ये एकदम सही था। शैली पूरी तरह से हर आखिरी हिस्से का उपयोग करने के संदेश से मेल खाती थी। तो जैसे जैसे करुणा जी अपने खजाने वापस संदूक में रखने लगती हैं, उनका अंतिम सबक इन सभी धागों को एक साथ बांधता है। ये एक बहुत खूबसूरत विचार है। वो उन्हें बताती हैं कि इस काम के औजार बहुत सरल हैं, कैंची, सुई, धागा। असली निवेश समय और धैर्य का है। और वो कौशल जो है, वो कौशल सालों के अभ्यास से आता है। ये मसल मेमोरी है। समय के साथ एक अलग रिश्ता बनाना पड़ता है। और वो ये भी कहती हैं कि टूटी हुई चीजें भी सुंदर बन सकती हैं। कतरनों का भी मूल्य होता है। हाँ, लेकिन उनकी सबसे गहरी बात ये थी, एप्लीके में आप कहानियों की परतें बनाते हो, गहराई और डिमेंशन बनाते हो। हर छोटे से छोटे टुकड़े की अपनी जगह होती है और आगे क्या है और पीछे क्या है, दोनों मिलकर ही पूरी तस्वीर को मतलब देते हैं। क्या शक्तिशाली रूपक है। और ये हमें हमारी आज की चर्चा के अंत में ले आता है। हमने एप्लीके की परत बनाने की मूल परिभाषा से शुरू होकर 3 मुख्य तकनीकों रॉ एज, फोल्डेड एज और रिवर्स से गुजरते हुए इसके वैश्विक इतिहास और सस्टेनेबिलिटी के गहरे संदेश तक की यात्रा की। और इस यात्रा में सहयोग के लिए omemi.com का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक छोटी सी याद दहानी, अगर करुणा जी के संदूक जैसी और कहानियों में आपकी दिलचस्पी है तो हमारी देवी द क्यूरियस व्हाट्सएप कम्युनिटी आपका इंतजार कर रही है। पोस्टर पर QR कोड स्कैन करके आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। ये जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका है। और अगली बार हम आपके लिए ऐसी ही एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आएंगे, लेकिन तब हम हाथ की कढ़ाई यानी हैंड एम्ब्रॉयडरीज की दुनिया में उतरेंगे। तो हमें फॉलो करना और हमारे साथ बने रहना सुनिश्चित करें। अभी के लिए
हम आपको करुणा जी के संदूक से प्रेरित एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। इस दुनिया में जहां तेजी और हर नई चीज को महत्व दिया जाता है, जरा सोचिए कि आपकी अपनी जिंदगी में कौन सी छोटी, बेकार समझी जाने वाली कतरनें हैं जिनमें परतदार सुंदरता की संभावना छिपी हो सकती है, अगर उन्हें धैर्य के साथ एक साथ सिलने का समय निकाला जाए। अभी के लिए अलविदा। हम जल्द ही ऐसी ही और सामग्री के साथ वापस आएंगे।